हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आइज एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। अभी तक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, ट्रैवलर्स हु केम टू इंडिया आउटसाइड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो उसमें हम लोग अभी तक जो कवर कर चुके हैं डैट इज ग्रीक ट्रैवलर्स एंड चाइनीज ट्रैवलर्स। आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करते हैं अरब ट्रैवलर्स की। ठीक है, कि कौन कौन से अरब ट्रैवलर्स जो है वो भारत आए। तो देखो क्या है, जब हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया टाइम पीरियड की, जब वो खत्म होने लगा और मध्यकालीन भारत का जो समय होता है जब वो स्टार्ट होने लगा, तो उस टाइम पर दोस्तों हमें एक चीज देखने को मिली कि पॉलिटिकल एक्सपेंशन जो है अरब वर्ल्ड का वो होने लगा। यानी कि जो अरब लोग थे उनका वर्चस्व जो है वो बढ़ने लगा, और उसका वन ऑफ द प्रिसाइज रीजन ये था यूनिटी ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड। अरब लोगों के अंदर इस्लाम एज अ रिलीजन को बेस बनाते हुए उनके अंदर काफी ज्यादा यूनिटी थी। ठीक है, एकजुटता बहुत ज्यादा थी, आपसी समझौता बहुत अच्छा था, और उन्होंने ये सोचा कि चलो अब हम दुनिया के अलग अलग कोनों को कैप्चर करते हैं। उनके साथ ही कुछ ऐसे लोग थे जो कि पॉलिटिकल एक्सपेंशन में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन जब ये लीडर्स का वर्चस्व जब फैल रहा था, जिसको हम अरब लीडर्स कहते हैं, तो उनके साथ कुछ जो ट्रैवलर्स थे, उन्होंने जब दुनिया के इधर उधर कोनों के बारे में सुना तो दे वर वेरी क्यूरियस कि हम उस कंट्रीज जाते हैं जिनका नाम हमें सुनने को मिल रहा है, वहां पर स्टडी करते हैं। और उनमें से एक कंट्री जो थी वो थी इंडिया, जिसके ऊपर अरब ट्रैवलर्स की जो रुचि थी, जो उनकी क्यूरियोसिटी थी, वो उनके वर्क में हमें झलकती हुई नजर आती है। ठीक है, तो एक तो यूनिटी वाला एंगल मैंने आपको बताया, इस्लाम एज अ रिलीजन के बेसिस पर अरब लोगों के अंदर काफी ज्यादा यूनिटी जो थी वो बढ़ने लगी थी। अर्बन सेंटर्स जो थे, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज जहां पर शहरी विकास जो है वो इमर्ज होना शुरू हो रहा था, उसका जो एक परंपरागत रूप से जो एक आप कह लो ट्रेंड है, वो स्टार्ट हो गया था कि अर्बन सेंटर्स बहुत सारी जगह पर बनना स्टार्ट हो गए थे। प्लस अरब ट्रैवलर्स को क्या होने लगा था, पेट्रोनेज मिलने लगी थी बाय कैलिफ्स। कैलिफ्स दोस्तों एक पॉलिटिकल पोस्ट हुआ करती थी, जिसको आप एक दूसरे नाम से भी जानते होंगे, जिसको हम कहते हैं खलीफा। ठीक है, तो क्या होता है, अलग अलग रिलीजन में ना जो रिलीजियस कम्युनिटी होती है वो एक लीडर को अपना हेड मानती है। जैसे अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की, तो क्रिश्चियनिटी में एक पर्सन को जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अपना हेड मानते हैं, जिनको हम टाइटल देते हैं पोप। और पोप जो है वो कहां पर रहते हैं, वो रहते हैं वेटिकन सिटी के अंदर। उसी तरीके से दोस्तों इस्लामिक ब्रदरहुड को सिंबलाइज करने के लिए और इस्लामिक ब्रदरहुड के कंटेक्स्ट के अंदर जो इस्लामिक वर्ल्ड के लोग जो थे वो अपना लीडर जो है वो कैलिफ को मानते थे, खलीफा को मानते थे। और आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ी होगी तो वहां पर आपने खिलाफत मूवमेंट के बारे में सुना होगा, जहां पर हिंदुस्तान के कुछ जो मुसलमान थे वो रूठ गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के इस रवैये से कि उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के अंदर जो खलीफा होता था उसकी जो पोस्ट थी उसको कंप्लीट तरीके से एबॉलिश कर दिया था। ठीक है, तो खलीफा जो है वो सपोर्ट देता था ऐसे अरब लोगों को, ऐसे अरब ट्रैवलर्स को। और इन सब चीजों का बहुत फार रीचिंग इंपैक्ट था कि जब ऐसे अरब वर्ल्ड से निकलते हुए जो ट्रैवलर्स थे, जब वो दुनिया के अलग अलग कोनों में गए, तो वो अपने साथ आइडियाज जो हैं वो लेकर गए, अरब वर्ल्ड के जो टेक्नोलॉजी हैं वो लेकर गए, और उन्होंने वो सारे आइडियाज और टेक्नोलॉजी को फैलाया अक्रॉस एशिया एंड यूरोप। और अपने साथ जो आइडियाज और टेक्नोलॉजी जितना भी वो जानते थे, जो 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 ज्ञान उनके पास था, जब वो एशिया और यूरोप लेकर गए और जब वहां से वापस आते थे तो अपने देश में भी वो लेकर आते थे। यानी कि ये जो रिलेशन है ये दो तरफा है। तभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ग्लोबलाइजेशन की जो शुरुआत है वो 21st सेंचुरी के अंदर नहीं हुई थी। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास से ही आपको ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमेना है किसी और फॉर्मेट के चलते ही सही, लेकिन आपको देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जिसकी वजह से अरब वर्ल्ड के अंदर कुछ लोगों की रुचि जो है, क्यूरियोसिटी जो है, इस बात को लेकर उजागर हुई, जागरूक हुई कि हमें दुनिया के अलग अलग कोनों के बारे में लिखना है। तो एक पर्सन का नाम हमें यहां पर बताया जा रहा है जिसका नाम था अल ममून। ठीक है, अल ममून क्या था, ये 9th सेंचुरी का एक अबसीद कैलिफ था। ठीक है, अबसीद एक एम्पायर था, वहां पर उसका एक खलीफा हुआ करता था।
और इसने प्रॉपर एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी, एक एकेडमी जैसे होती है उसको सेटअप करा था, जिसका नाम था बेयत अल हिकमा। ठीक है, और इसका मतलब होता है हाउस ऑफ विजडम। ये इसने कहां एस्टैब्लिश करा था? इराक का दोस्तों जो कैपिटल है बगदाद, इसने वहां एस्टैब्लिश करा था इस एकेडमी को, इस यूनिवर्सिटी को, स्कॉलर्स के लिए, ताकि स्कॉलर्स वहां पर अपने आइडियाज को पेन डाउन कर सकें। और ये अबसिद एक एम्पायर हुआ करता था, जिस प्रकार से ऑटोमन एम्पायर का आपने नाम सुना होगा, तो वैसे ही अबसिद एम्पायर जो था कहां पर एसोसिएटेड था? जो इराक के आसपास जो रीजन है ना, वहां पर एम्पायर था। और यहां पर एक कैलिफ की पोस्ट हुआ करती थी, जिसको मैंने अभी आपको बताया खलीफा की पोस्ट हुआ करती थी। तो अल मामून 9th सेंचुरी का अबसिद एम्पायर का एक खलीफा था। इसने इराक का जो आज के समय में कैपिटल है बगदाद, उस रीजन के आसपास एक एकेडमी स्टैब्लिश करी थी, जिसका नाम था बेयत अल हिकमा। ठीक है, तो स्कॉलर्स जो थे इस एकेडमी में आते थे, अपने आप को वो बिजी कैसे रखते थे? वो ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे। दूसरी कंट्री से किसी इंपॉर्टेंट स्कॉलरली वर्क को यहां पर स्कॉलर्स उठाते थे इस एकेडमी के अंदर, और फिर क्या करते थे? वहां पर उसको ट्रांसलेट करते थे। ठीक है, कौन कौन सी भाषाओं को? ग्रीक को, पर्शियन को, संस्कृत के जो टेक्स्ट होते थे, और उसको कन्वर्ट कौन सी भाषा के अंदर वो लोग करते थे? अरेबिक भाषा के अंदर ये स्कॉलर्स उसको कन्वर्ट करते थे, इन सारे टेक्स्ट को, जो कि ग्रीक भाषा के अंदर, पर्शियन भाषा के अंदर और संस्कृत भाषा के अंदर इनको स्कॉलर्स को देखने को मिलते थे। और बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर, 2 फील्ड्स के ऊपर इनकी खास तौर पर रुचि थी। वो थे फिलोसफिकल टेक्स्ट को कन्वर्ट करना, ठीक है, और साइंस बेस्ड जो भी प्रोजेक्ट थे या साइंस बेस्ड जो भी किताबें हैं, जो अलग अलग स्कॉलर्स के जो काम हैं, जो इनको ग्रीक में, पर्शियन में और संस्कृत में देखने को मिलते थे। अब अगर संस्कृत में देखने को मिलते थे, यानी कि आप कह सकते हो हिंदुस्तान की धरती से रिलेटेड जो भी फिलोसफिकल और जो साइंटिफिक टेक्स्ट थे, उसमें भी इन अरब स्कॉलर्स की रुचि थी कि इनको उसको कन्वर्ट करना पसंद आता था अरेबिक लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब अरेबिक लैंग्वेज के अंदर हमें एक चीज बताई जा रही है कि अरेबिक लैंग्वेज के अंदर एक आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती थी, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि अरेबिक टेक्स्ट के अंदर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी ये देखने को मिलती थी कि जब भी इन स्कॉलर्स को कोई एक एस्पेक्ट अच्छा लगता था, नया लगता था, या फिर अगर इनको अपनी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई भी करना पड़ता था, तो ये स्टबर्न नहीं थे, ये उस चीज में ढीठ नहीं थे कि नहीं हमने तो एक बार जो पढ़ लिया हम उसको वही लिखेंगे। ये बार बार जो है जब भी इनको नई इंफॉर्मेशन मिलती थी उसमें अपने टेक्स्ट के अंदर ये वैल्यू एडिशन करते जाते थे। ठीक है, इसकी वजह से हमें अरब स्कॉलर्स के द्वारा बहुत ज्यादा क्रिएशन देखने को मिलती हैं। बहुत सारे जो साइंटिफिक जो टेक्स्ट थे, जो फिलोसफिकल टेक्स्ट थे, और यहां पर हमें अरेबिक स्कॉलर्स के द्वारा इनके टेक्स्ट में टेक्निकल वोकैबुलरी भी देखने को मिलती है, ऐसा राइटर हमें यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, अब अरेबिक जो भाषा थी वो अरब वर्ल्ड के लोग जो है वो बोलते भी थे, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ लिखने वाली भाषा थी, इट वॉज स्पोकन लैंग्वेज ऑल्सो। तो क्या होता है, एंशियंट टेक्स्ट जो भी थे स्पेशली ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ फिलोसफी एंड साइंस, वो थ्योरेटिकली अरब स्पीकिंग वर्ल्ड के लोगों के लिए अवेलेबल होने लगे बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशंस डन बाय अरब स्कॉलर्स। यानी कि दुनिया के अलग अलग कोनों में जो भी ज्ञान था विद रिस्पेक्ट टू फिलोसफिकल नॉलेज, विद रिस्पेक्ट टू साइंटिफिक नॉलेज, अब वो दूसरी भाषाओं के अंदर अवेलेबल था, लाइक ग्रीक, पर्शियन भाषा और संस्कृत भाषा। अरब स्कॉलर्स ने जब इस एकेडमी को ज्वाइन करा था, जिसको खलीफा अल मामून ने स्टैब्लिश करा था, और उस एकेडमी का नाम था बेयत अल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम, तब अरब स्कॉलर्स ने उन सारे टेक्स्ट को जो कि दूसरी भाषाओं के अंदर अवेलेबल थे, उसको अरेबिक लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करने के बाद अरेबिक वर्ल्ड के लोगों को, अरब वर्ल्ड के लोगों को वो एक स्पेस दिया, वो एक स्कोप दिया कि दुनिया के अलग अलग कोनों में जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं फिलोसफी और साइंस के ऊपर, अरब वर्ल्ड के लोग उसको एक्सेस कर सके, उसको पढ़ सके, और वो भी अपने मूल स्थान की भाषा में। और उनके मूल स्थान की भाषा कौन सी थी? अरेबिक लैंग्वेज। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ सालों के बाद, कुछ सेंचुरीज बीतने के बाद क्या होता है कि अरेबिक जो लैंग्वेज है वो लर्निंग की एक लैंग्वेज बन जाती है, और अलग अलग कल्चर में अरेबिक भाषा जो है वो भी स्प्रेड होने लग जाती है। यानी कि यहां पर एक एलिमेंट जो है वो ऐसा आप कह सकते हो कि बायलिंग्विज्म की स्थापना जो है वो हो गई थी। अब बायलिंग्विज्म मतलब क्या, कि आप जो है दूसरे कंट्री के टेक्स्ट को अपने देश के भाषा में कन्वर्ट करने के लिए एक क्यूरियोसिटी रख रहे हो। सिमिलरली सामने वाला जो है आपके देश की जो लैंग्वेज है ऑफिशियल,
जो आपके रोजमर्रा के जीवन की जो लैंग्वेज है उसमें जो भी टेक्स्ट जो सामने वाले को देखने को मिलेंगे वो आप उसकी हेल्प करोगे कि वो उसे अपने देश की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। तो यहां पर एक तरीके से बायलिंग्विज्म, और जब एक देश के भाषा के टेक्स्ट दूसरे कंट्रीज में पहुंचेंगे और वहां के स्कॉलर्स उसको अपने देश की भाषा में कन्वर्ट करेंगे, तब बायलिंग्विज्म के अलावा आपको जो मल्टीलिंगुअल जो एस्पेक्ट है या फिर जो मल्टीलिंग्विज्म का जो फिनोमेना है वो भी आपको देखने को इस जमाने के अंदर मिलता था। ये राइटर हमसे यहां पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं ये बहुत सेंचुरीज के बाद जो है बहुत सारे रीजन्स में फैली अक्रॉस वेरियस ज्योग्राफिकल फ्रंटियर्स। ठीक है, यानी कि अरब वर्ल्ड के स्कॉलर्स जो थे वो पढ़ना चाहते थे दूर दराज के रीजन के टेक्स्ट जो कि दूसरी कंट्रीज के साथ एसोसिएटेड थे। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए फिलॉसफी और साइंटिफिक डिसिप्लिन के ऊपर। सिमिलरली जब दूसरे कंट्रीज के लोगों ने देखा कि अरब स्कॉलर जो हैं वो हमारे देश के टेक्स्ट को अरेबिक लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अरब वर्ल्ड के कुछ डिसिप्लिन्स को, कुछ सब्जेक्ट्स को, कुछ टॉपिक्स को, कुछ स्कॉलरली वर्क्स को उठाएं और उसको अपने देश की भाषा में कन्वर्ट करके अपने देश के लोगों के लिए अवेलेबल करवाएं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो प्रचलित स्टोरीज, कहानियां वगैरह जो हुआ करती थी, फोक टेल्स, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर रीजन में जो भी आम लोग जो होते हैं वो फेमस स्टोरीज के ऊपर जो बिलीव करते हैं, बचपन से लेकर जनरेशन बाय जनरेशन जब वो ट्रांसलेट होती रहती हैं, तो अरब स्कॉलर्स ने उस चीज की इंफॉर्मेशन जो है वो भी डिसेमिनेट करी। डिसेमिनेट करने का दोस्तों मतलब होता है स्प्रेड करना। ठीक है, उसको ट्रांसलेट करके वो भी स्प्रेड करा। फॉर एग्जाम्पल अरेबिक वर्ल्ड के अंदर आपको स्कॉलर्स के द्वारा एक किताब देखने को मिलती है जिसका नाम है कलीला व दिमा। ठीक है, कलीला व दिमा। अब ये जो किताब है ये अरेबिक लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, कलीला व दिमा, लेकिन इसके अंदर जो कहानियां हैं वो कहानियां बोरो करी गई हैं फ्रॉम इंडियन पंचतंत्र स्टोरीज। भारत के अंदर जो पंचतंत्र की जो कहानियां होती थी वो कहानियां संस्कृत के अंदर हुआ करती होंगी, उसको अरेबिक स्कॉलर्स ने कन्वर्ट करा अरेबिक लैंग्वेज के अंदर, और पंचतंत्र नाम ना देते हुए उन्होंने अरेबिक नाम दिया उसको कलीला व दिमा। ठीक है, अब क्या होता है, हम यहां पर पर्टिकुलरली एक अरब ट्रैवलर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है अबू रेहान, और फेमसली आप इसको जानते होंगे अगर आप मेडिवल इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, अल बिरूनी। अल बिरूनी जो था, आज का जो देश है ना दोस्तों तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में एक जगह हुआ करती थी ख्वारिज्म, उसको आप खीवा भी कह सकते हो, ये वहां से बिलोंग करता था। ठीक है, आज के समय में ये जगह आपको तुर्कमेनिस्तान नाम का जो देश है वहां देखने को मिल जाएगी। तो ये अपने जमाने का, यानी कि जो मध्यकालीन जो जमाना था, मेडिवल इंडियन जो टाइम्स था, पर्टिकुलरली मेडिवल इंडिया नहीं, जब वो इंडिया आया था तब तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये इंडिया ट्रैवल करने आया था, लेकिन जो अर्ली मेडिवल जो टाइम्स थे वहां पर उस जमाने के अंदर ये वन ऑफ द ग्रेट इंटेलेक्चुअल, वन ऑफ द ग्रेट स्कॉलर जो है उसका खिताब इसको मिला हुआ है बाय मॉडर्न हिस्टोरियंस। ठीक है, यानी कि काफी ज्यादा ये एक रिस्पेक्टफुल ट्रैवलर माना जाता है। अब इसने किताबें उस जमाने के अंदर सोचो कितनी लिखी, 180 किताबें लिखी थी, लेकिन दुखद बात यह है कि उनमें से सिर्फ 40 ही सरवाइव कर सकी, बाकी लॉस्ट हो गई। अब लॉस्ट बुक्स हो कैसे जाती थी, खो कैसे जाती थी, जब ये लोग ट्रैवलर्स ट्रैवल कर कर आते थे, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था इनकी जो जर्नी होती थी वो काफी आर्जुअस होती थी, और आर्जुअस वर्ड का मतलब मैंने आपको डिकोड करके बताया था कि उसका मतलब होता है डिफिकल्ट जर्नीज। लैंड के रास्ते, माउंटेन्स के रास्ते, प्लेट्यूज के रास्ते, समुद्र के रास्ते, ओशन के रास्ते, और बहुत बार जो है इनकी जो किताबें हैं रास्ते वगैरह में जब ये आ रहे हैं किसी एक कंट्री वगैरह ये पहुंचे तो इनकी किताबें चोरी भी हो जाती थी, या चोर उचक्के इनको लूट लेते थे। और रास्ते में बहुत बार क्या होता था, जब ये शिप्स वगैरह पे बोट पे ट्रैवल करते थे तब उस बोट का या शिप का जब वजन बढ़ जाता था तो दूसरे लोग जो कि उस नाव में, उस जहाज में सवार होते थे, वो उनको कहते थे सामान अपना हल्का कर दो, और बहुत ही ज्यादा दुखी मन के साथ इनको अपना जो सामान है वो समुद्र में फेंकना पड़ता था। ये रियलिटी है दोस्तों। तो जो सर्वाइवल की बात है, सर्वाइवल के एक दो रीजंस मैंने आपको बताए, चीजों का खो जाना, लेकिन कैसे खो जाना, या तो चोरी चकारी इनके साथ हो गई है, इनको लूट लिया गया है, या फिर जब ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं स्पेशली समुद्र के रास्तों से, तब वहां पर
बोट या जहाज का वजन हल्का करने के लिए इनको बोला जाता था, नाविक के द्वारा जो नाव चला रहा होता था, कि आपको अपनी कुछ जो बुक्स हैं, कुछ जो टेक्स्ट हैं वो समुद्र में फेंकने पड़ेंगे ताकि इस शिप का या बोट का या जिससे भी वो ट्रैवल कर रहे हैं पानी के रास्ते उसका वजन हल्का हो सके। सिर्फ इनको नहीं, बहुत लोगों को बोला जाता था। जैसे मान लो 15-20 आदमी उसके अंदर बैठे हुए हैं, अब जो नाविक है वो नाव आगे चलाने की कोशिश कर रहा है, शिप आगे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो लहरें हैं वो अपोजिट साइड से आ रही हैं, तो वो फ्लो नहीं बन पा रहा शिप का आगे जाने का। शिप जो है या बोट जो है आपकी बड़े टाइम से स्टिल है, तो 15-20 लोगों को बोला जाएगा जो जो तुम्हारे पास सामान है एक एक सामान फेंको ताकि इस बोट का जो वजन है कुछ किलो हल्का हो सके। उस चक्कर में 180 बुक इन भाई साहब ने लिखी थी। अल बिरूनी, या जिनको आप अबू रिहान भी कह सकते हो, सिर्फ 40 ही सर्वाइव कर सकी। अल बिरूनी जो है, क्या वो इंडिया आया था? जी हाँ, मैंने आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर बताया था। अगर आप देखोगे तो उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 है मध्यकालीन भारत के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया था अल बिरूनी के बारे में। अल बिरूनी भारत आया था, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस था भारत आने के लिए। वो यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की जमीन के बारे में, यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में बहुत कुछ उसने सुन रखा था, बहुत कुछ वो जानता था ऑलरेडी, लेकिन वो अपनी आंखों से वेरीफाई करके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है इंडिया और इंडियंस के ऊपर लिखना चाहता था। ठीक है, तो उसने भारत आकर बड़े सारे जो एंशियंट टेक्स्ट है उनको पढ़ा कन्वर्ट करके। ठीक है, और इवन ये एक इतना अच्छा इंटेलेक्चुअल माना जाता है, जैसे अभी इसकी हम तारीफ कर रहे थे ऊपर, कि जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट थे प्राचीन भारत के, इसने उन लैंग्वेज के अंदर भी उसको पढ़ा। अब कैसे पढ़ लिया होगा? बिकॉज ही वॉज अ वेल रेड स्कॉलर, जानता था वो भाषाएं संस्कृत वगैरह, इस वजह से। ठीक है, इसकी एक फेमस जो किताब है जिसका नाम है ताकीक आए हिंद, इसको तारीख आए हिंद भी बोलते हैं। यहां पर बहुत सारे टॉपिक्स इस बुक के अंदर इसने कवर कर रखे हैं जो कि इंडिया के लैंडस्केप से, इंडिया की ज्योग्राफी से, इंडिया के कल्चर से, रीति रिवाज परंपराओं से कनेक्टेड है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे अपनी इस किताब ताकीक आए हिंद में इसने इंडियन स्क्रिप्ट्स को कवर करा है। ठीक है, साइंस के टॉपिक को, ज्योग्राफी के टॉपिक को, एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक को, एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को, फिलॉसफी, लिटरेचर, बिलीव्स, कस्टम्स, रिलीजन्स, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और भारत के अंदर जो कानूनी व्यवस्थाएं होती थी, सामाजिक जो व्यवस्थाएं होती थी, सामाजिक कानून जो होते थे, रीति रिवाज परंपराएं जो नॉर्म्स होती थी, बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स को इसने अपनी बुक के अंदर कवर करा था। बुक का इसका नाम है जो उसने लिखी थी ताकीक आए हिंद। वैसे तो बहुत सारी लिखी थी, 180 लिखी थी, सर्वाइव सिर्फ 40 ही कर सकी। उन 40 में से भी सबसे जो फेमस रही है दैट इज तारीख आए हिंद, जिसको आप ताकीक आए हिंद भी कह सकते हो। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये अपनी किताबों के अंदर जब ये इंडिया आता है तो हमें बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन देता है, और उसकी डिस्क्रिप्शन से हमें ये पता लगता है कि भारत का जो इतिहास है वो कुछ ऐसा फालतू का इतिहास नहीं है, उसकी भी एक वैल्यू है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और ये पोर्ट्रे करता है 11th सेंचुरी इंडिया के बारे में अपनी किताब के अंदर। ठीक है, तो अल बिरूनी जो है, अल बिरूनी ने मॉडर्न हिस्टोरियंस की मदद करी है अपनी किताब लिखकर। कैसे? मॉडर्न हिस्टोरियंस को अगर मध्यकालीन भारत के बारे में अगर जानना होता है या फिर अगर उनको झलक चाहिए होती है, तो अल बिरूनी ने बहुत डिटेल्ड तरीके से अपनी किताब के अंदर तारीख आए हिंद के अंदर इंडिया के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखी है। और अभी आपने टॉपिक्स इतने सारे देख ही लिए कि कितनी सारी चीजों के बारे में इसने बात कर रखी है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। इंडिया की स्क्रिप्ट, साइंसेस, ज्योग्राफी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, अपने सोशल कस्टम्स, बिलीव्स, लिटरेचर, फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल लॉज, ये सारी चीजें। ठीक है, अब तारीख आए हिंद के अंदर अल बिरूनी जो है गुप्ता एम्पायर के बारे में एक लाइन जो है वो बताता है, और वो कहता है, गुप्ता एम्पायर की बेसिकली वो डेट देने की कोशिश करता है अपनी इस किताब के अंदर, तारीख आए हिंद के अंदर। तो अल बिरूनी का कहना था कि गुप्ता एरा जो है वो 241 ईयर्स जो है 241 ईयर्स के बाद शुरू हुआ। अगर हम टाइमलाइन लें शाक एरा को, अगर हम शाक एरा को टाइम पीरियड रेफरेंस के तौर पर अगर माने, तो उसके 241 ईयर्स के बाद जो है वो गुप्ता एम्पायर शुरू हुआ, ऐसा अल बिरूनी का कहना था अपनी किताब तारीख आए हिंद के अंदर। तो शाक एरा जो है वो शुरू हुआ था 78 सीई के अंदर, और अगर आप यहां पर 241 जोड़ दो तो हमें पता अल बिरूनी के थ्रू ये लगता है कि गुप्ता एम्पायर जो है
वो 319 से लेकर 320 सीई के बीच में कहीं ना कहीं इमर्ज हुआ होगा या उसकी शुरुआत हुई होगी। उसका बिगिनिंग जो है गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड जो है वो ये है 319 टू 320 सीई। अब हिस्टोरियंस को, जैसे अभी यहाँ पर हमें बताया जा रहा था कि मॉडर्न हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है मध्यकालीन भारत के अंदर जो बाहर से ट्रैवलर्स आए थे उनके ट्रैवलॉग्स पढ़ने से। तो अल बिरूनी के इस प्रिसाइजली जो डेटेड जो एरा था गुप्ता एम्पायर की स्टार्टिंग का, उससे मॉडर्न हिस्टोरियंस को एक प्रिसाइज डेट मिल जाती है कि अल बिरूनी ने ये कहा है कि लगभग 241 ईयर्स जो है, अगर हम टाइम पीरियड ले, रेफरेंस पीरियड ले शाका एरा को, उसके 241 ईयर्स के बाद गुप्ता पीरियड शुरू हुआ। तो मॉडर्न हिस्टोरियंस को अगर गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड को पता लगाना है कि उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, तो अल बिरूनी का जो टेक्स्ट है तारीख हिंद, वो हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बॉक्स गिवन है हमारे उपेंद्र सिंह बुक के अंदर विद रिस्पेक्ट टू अल बिरूनी, इसको हम अलग से कवर करेंगे। उससे पहले कुछ और बात कर लेते हैं जिससे हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो बड़े सारे जो अरेबिक जोग्राफिकल और ट्रैवल अकाउंट्स हैं, यानी कि जब वो हमें अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज के बारे में बताते हैं और ट्रैवल्स के जो ट्रैवलॉग वाले जो अकाउंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ज़्यादातर तो वो लिखे गए मध्यकालीन टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, जैसे अगर आप इंडिया स्पेसिफिक बात करो तो मध्यकालीन भारत का जो ज़माना चल रहा था, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड जो था उसके अंदर लिखे गए। अब इनमें से कुछ जो टेक्स्ट हैं वो एक अल बिरूनी के बारे में हमने जान लिया, और भी अरब स्कॉलर्स आए थे, उनमें से ट्रैवलर था जिसका नाम था सुलेमान। ठीक है, ट्रैवलर सुलेमान, इसने भी अपने टेक्स्ट के अंदर इंडिया के बारे में बताया हुआ है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड जब चल रहा था तो दोनों जो ग्रुप्स थे, फिर चाहे वो अरब ट्रैवलर्स हो या इंडियंस हो, वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए फ्रॉम द सी रूट एंड पर्टिकुलरली इंडियन ओशन ट्रेड। उसकी वजह से हमारा अरब वर्ल्ड में जाना और अरब ट्रैवलर्स का इंडिया की तरफ आना ये बहुत एक आम बात हो चुकी थी जब मेडिवल टाइम पीरियड शुरू हुआ था, एंड पर्टिकुलरली अर्ली मेडिवल टाइम जब चल रहा था, ऐसा राइटर का कहना है। तो इससे हमें भारत का अगर राजनीतिक इतिहास अगर पता लगाना हो मध्यकालीन भारत के अंदर, या फिर जब हम बात करते हैं प्राचीन भारत जब खत्म हो रहा था, यानी कि एंशियंट इंडियन टाइम पीरियड जो है उसके एंडिंग थी, जैसे गुप्ता एम्पायर जो है वो वन ऑफ द लास्ट एम्पायर माना जाता है जब हम बात करते हैं एंशियंट इंडिया की। और अर्ली मेडिवल इंडिया के अंदर पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी हमारी वो कैसी थी, ये हमें इन ट्रैवलर्स के, पर्टिकुलरली अरब ट्रैवलर्स के ट्रैवलॉग से काफ़ी हद तक पता लग सकती है। ठीक है, अब पर्शियन भाषा के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, पर्शियन एक ऐसी भाषा थी जो कि सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के अंदर बोली जाती थी इन अर्ली मेडिवल टाइम्स। ठीक है, और ये वहां पर सिर्फ आम लोगों के द्वारा नहीं, जो रॉयल कोर्ट्स होते थे, राजा महाराजाओं के जो दरबार होते थे और हाई कल्चर के जो लोग होते थे, वो पर्शियन भाषा को उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था मध्यकालीन वाले ज़माने के अंदर, मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, और बड़े सारे जो पर्शियन टेक्स्ट हैं, ठीक है, जो लिखे गए हैं, उनके अंदर आपको भारत का जो एक वर्णन है वो देखने को मिलता है। जैसे एक टेक्स्ट है जिसका नाम है छचनामा। ठीक है, इसके बारे में आपको कहीं और इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उपेंद्र सिंह में ही दिया हुआ है छचनामा। छचनामा एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें एक ब्राह्मण जो है उसका नाम है छच। देयर इज अ ब्राह्मण नोन एज छच। इसने करा क्या था इस ब्राह्मण ने, जिसको छच बोला जा रहा है छचनामा किताब के अंदर, इसने तख्ता पलट कर दिया था। सिंध पर जिसका भी कब्जा था उसका थ्रोन इस छच ब्राह्मण ने अपने हाथ में ले लिया था, और यह बात है मिड 7th सेंचुरी की। ठीक है, और छच नाम के ब्राह्मण से इसने किसी और से एम्पायर छीना सिंध रीजन में, और सिंध रीजन में क्या होता है, बाद में एक अरब व्यक्ति होता है, अरब लोगों का कॉन्क्वेस्ट होना शुरू हो जाता है, और यहां पर उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसने सिंध रीजन के ऊपर अपना कब्जा जो है वो कर लिया। छच ब्राह्मण जो है जब उन्होंने वहां पर रूल करना स्टार्ट कर दिया था अपना, किसी और का तख्ता पलट करके, तो दोबारा से वहां पर तख्ता पलट हुआ मिड 7th सेंचुरी के बाद, और वहां पर जो अरब्स हैं उनका वर्चस्व बढ़ गया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बताना यहां पर चाहूंगा, मोहम्मद बिन कासिम जो है दोस्तों, जब इसने सिंध रीजन पे कब्जा करा,
तब ऐसा माना जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहली बार इस्लामिक रूल का जो आगमन है, जो उसकी शुरुआत है, वो हो चुकी थी। दिस इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट बाय एनी इस्लामिक रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारत और उसके आसपास के भूमि पर इस्लामिक रूल का जो आगमन था, जो बिगनिंग थी, वो मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध रीजन के ऊपर कब्जा करा था, वहां से इस्लामिक रूल का एडवेंट यानी कि स्टार्टिंग टाइम पीरियड या इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, अब एक पर्सन और है जिनका नाम है फिरदौसी। इनकी किताब है शाहनामा। तो जो शाहनामा जो है फिरदौसी की, वो एक क्लासिकल टेक्स्ट है ऑफ पर्शियन पोएट्री। और एक और टेक्स्ट की यहाँ पर बात हमसे करी जा रही है, गुलिस्तान, जिसको एक फेमस पोएट ने लिखा था, सादी। ठीक है, ये एक पोयम थी और यहाँ पर हमें भारत के व्यापार के बारे में जिक्र देखने को मिलता है। सादी ने अपनी गुलिस्तान किताब के अंदर, या आप कह लो गुलिस्तान पोयम के अंदर, इंडियन ट्रेड की बात करी है। और सिमिलरली फिरदौसी ने अपनी शाहनामा वर्क के अंदर, शाहनामा टेक्स्ट के अंदर इंडियन ट्रेड की बात करी है। अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत की, पर्टिकुलरली इंडियन मेडिवल हिस्ट्री की, तो संस्कृत भाषा जो थी और जो पर्शियन भाषा जो थी, यानी कि संस्कृत भाषा इज एसोसिएटेड विद इंडिया एंड पर्शियन विद द अरब वर्ल्ड। तो ये दोनों ही रीजन के जो लोग थे, जो यहाँ पर ये भाषा बोलते थे, ये आपस में इंटरसेक्ट करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन ही है। ठीक है, और यहाँ पर रीजनल लिटरेरी कल्चर है वो भी इमर्ज हो रहा था। यानी कि हमारे जो लोग हैं जो संस्कृत बोलते थे, वो थोड़े से क्यूरियस होने लगे पर्शियन लैंग्वेज को जानने के लिए। और जो लोग पर्शियन लैंग्वेज बोलते थे, पर्शिया या फिर अरब वर्ल्ड से बिलोंग करते थे, दे वर क्यूरियस टू गेट संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शिया, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस पैराग्राफ्स में देखा। तो बड़े सारे जो टेक्स्ट हैं उनमें हमें अभी जो मैं आपको बता रहा था, बायलिंग्विज्म और मल्टीलिंग्विज्म का फीचर देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में आप कह सकते हो कि उस जमाने की एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स हैं। तो ये एक प्रकार से हमें मध्यकालीन भारत के अंदर देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशंस ऑफ अरब्स एंड इंडियंस। ठीक है, ट्रांसलेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना गया मध्यकालीन भारत के अंदर, या फिर आप पर्टिकुलरली इंडिया की बात ना करके अगर मेडिवल टाइम्स की बात करो, कि दूसरे कंट्रीज के जो टेक्स्ट हैं वो एक दूसरी कंट्री के लोग चाह रहे हैं कि हम भी उनको पढ़ सके, तो हमें ट्रांसलेट करना चाहिए, एंड वाइसी वर्सा। तो ट्रांसलेशन उस जमाने में भी इंपॉर्टेंट उतनी ही हुआ करती थी जितनी अभी है, ऐसा हमें राइटर बोल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मेडिवल टाइम के अंदर तो बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन, मैसिव वर्क्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांसलेशंस जो हैं हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की, अरब्स के। ठीक है, और बड़े सारे जो एंशियंट जो टेक्स्ट थे, ठीक है, दे ट्रेवल्ड अक्रॉस जोग्राफिकल स्पेसिस। अब यहाँ पर ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि बड़े सारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं दे ट्रेवल्ड अक्रॉस जोग्राफिकल स्पेसिस? यानी कि दूसरे कंट्रीज के लोग की क्यूरियोसिटी थी कि हमें बहुत पुराने जो टेक्स्ट हैं, जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, हमें उनको कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके बेसिकली पढ़ना है, क्योंकि वो किसी और रीजन के साथ, किसी और कंट्री के साथ बिलोंग करते हैं। तो जब वो ट्रांसलेट कर दिए गए, मान लो कि अलबिरूनी है, वो इंडिया आया ही था, वैसे मानना क्या हमें, आया ही था वो इंडिया, और यहाँ पर प्राचीन भारत के साथ एसोसिएटेड जितने भी टेक्स्ट थे, उसने 3-4 टेक्स्ट पढ़े, बहुत फेमस टेक्स्ट, और उसको कन्वर्ट करा पर्शियन भाषा के अंदर। फिर जब वो अपनी होम कंट्री गया और वहाँ पर जाकर पर्शियन के अंदर ऑलरेडी वो ट्रांसलेट कर चुका था उन टेक्स्ट को, जब लोगों ने उसको पढ़ना शुरू करा तो उनकी और क्यूरियोसिटी जो है वो जागी कि हमें भी भारत चलना चाहिए, हमें भी भारत जाना चाहिए। यार क्या गजब का माहौल है यहाँ पर, क्या गजब के फेस्टिवल्स, रीति रिवाज, परंपरा, फेस्टिवल्स, फूड, कस्टम्स, ये सब मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दो देशों के लोग जो आपस में नहीं मिले थे या जिनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होता था, तो ये ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट का जो फिनोमिना स्टार्ट हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट मीडियम बना। ठीक है, और दुनिया भर में बाद में फिर ये ग्लोबल सर्कुलेशन जो है इन टेक्स्ट की होना स्टार्ट हुई, और इसके लिए जो पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है वो इन ट्रांसलेटर्स को और ट्रैवलर्स को जाता है, लाइक अलबिरूनी, जो कि बहुत एक वेल रेडेड, एक इंटेलेक्चुअल, आप उसको स्कॉलर कह सकते हो, और ट्रैवलर तो वो था ही। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में दोस्तों, ये वाला जो बॉक्स हमें गिवन है,
अल बिरूनी ऑन द राइटिंग ऑफ द हिंदूस, इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। अल बिरूनी के जो टेक्स्ट हैं और तारीका हिंद की जो इसकी किताब है जो उसके द्वारा लिखी गई थी, उसके बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।